साल था 1956 जब दुनिया ने देखा कि कैसे फॉर्मर कॉलोनियल सुपर पावर्स का एंड हो रहा है और कोल्ड वॉर के साथ में अब नए दो सुपर पावर्स उभर रहे हैं दुनिया में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विस क्राइसिस के बारे में, जिसने दुनिया को नई रियलिटी चेक दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में और वेस्ट एशिया के बॉर्डर्स पे लोकेट करता है एक देश जो कि आज कंट्रोल करता है वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक स्विस कनाल को। देश का नाम है इजिप्ट। आज अगर आप मैप पे देखेंगे तो इजिप्ट का जो सिनाइन पेनिनसुला है और इजिप्ट का जो मेन लैंड कंट्री है उसके बीच में से ये कैनाल गुजरती है, स्विस कैनाल। और आज देखने से ये लगता है कि इजिप्ट का इसके ऊपर कंट्रोल है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम स्विस कैनाल की हिस्ट्री और इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा 18th सेंचुरी में, जब कॉलोनियल पावर्स का रूल था, यानी कि यूके और फ्रांस जैसे जो कॉलोनियल पावर्स थे इनका पूरे वर्ल्ड में डोमिनेशन था। और इन यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के सारे जो मेन कॉलोनीज थी जिनसे इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था वो एशिया में लोकेट करते थे, चाहे यूके के लिए इंडिया या फिर फ्रांस के लिए जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर कॉलोनियल पावर्स को अपने जो कॉलोनीज हैं उनसे रिसोर्सेज ट्रेड करने थे या उनसे जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो अपने होमलैंड लेके आना था, यानी यूरोप में लेके आना था, तो उनको ट्रेड करने के लिए ऑल द वे यूरोप से अपनी शिप्स को निकालना पड़ता था, जो कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करते हुए, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ है केप ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए वो रीच करते थे एशिया। ये एक बहुत ही लंबा रूट पड़ता था उस टाइम पर ट्रेड करने के लिए, जिससे कॉस्ट और टाइम दोनों ही इंक्रीज़ होता था। अब उस टाइम पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ऐश की जो एशियन कॉन्टिनेंट है और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ लैंड से ही कनेक्टेड थे, सी से कोई शॉर्ट रूट नहीं था उस टाइम पर। इसका सोल्यूशन फ्रांस ने निकाला। उनका प्लान ये था कि वो एक कैनाल बिल्ड करेंगे इजिप्ट में, जो कि कनेक्ट करेगा मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, और इससे जो कॉस्ट है ट्रेड का एशियन नेशंस के साथ में वो हाफ हो जाएगा एंड साथ में टाइम भी डिक्रीज़ हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। अगर आप मैप में देखेंगे तो यही पॉइंट था पूरे वेस्ट एशिया में जो कि ईजिली कनेक्ट कर सकता था यूरोप को एशिया के साथ में थ्रू अ सी रूट। इसलिए डिसाइड किया गया कि कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सिनाइन पेनिनसुला के ऊपर ही होगा। 1860 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 1870 आने तक ये कैनाल बन के रेडी हो जाता है। 1870 में इस कैनाल को ऑपरेशनल कर दिया जाता है और जैसा स्टार्ट में सोचा गया था कि इससे काफ़ी बेनिफिट होने लगा यूरोपियन नेशंस को अपने कॉलोनीज से ट्रेड करने के लिए। 1870 से लेकर 1875 तक इस कैनाल का जो कंट्रोल था वो फ्रांस के पास रहा, लेकिन यूके ने ये नोटिस किया कि ये कैनाल की इंपॉर्टेंस आगे चलकर और बढ़ेगी। तो जिस फ्रांस की कंपनी ने इस कैनाल को बिल्ड किया था और जिसके पास इसका कंट्रोल था, उसके शेयर्स को खरीद कर यूके ने इस कैनाल का ओनरशिप अपने पास ले लिया। तो इस तरीके से इस 193 किलोमीटर लंबे कैनाल का कंट्रोल पहले फ्रांस के पास था और लेटर वो यूके के पास चले गया। इस टाइम पर इजिप्ट भी यूके की ही कॉलोनी थी, तो जो सिनाइन पेनिनसुला और जो स्विस कैनाल का कंट्रोल था और पूरे इजिप्ट पर कंट्रोल था वो सब यूके के पास ही था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1922, इजिप्ट को यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिल जाती है। हालांकि ये इंडिपेंडेंस जो रहती है वो एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस रहती है, ऐसे कि इस टाइम पर भी इजिप्ट का जो डिप्लोमेसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी और जो उसकी मिलिट्री थी, इसका कंट्रोल यूके के पास ही रहता है। और किंग फारूक दी फर्स्ट को यूके एज अ पपेट लीडर बैठा देता है इजिप्ट में पावर में। 1922 से लेकर 1952 तक ये किंग फारूक दी फर्स्ट ही पावर में रहते हैं इजिप्ट में। इसके बाद 1952 जब आता है तो इजिप्ट के अंदर एक रिवोल्यूशन आता है और पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है 1956 तक, जिसके बाद इजिप्ट में पावर में आते हैं प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर। ये सिर्फ इजिप्ट के ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लीडर कहलाए एंड इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी रिस्पेक्ट पूरे अरब वर्ल्ड में और इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा थी। इनका विजन क्लियर था, इनको पहले इजिप्ट को देन पूरे अरब वर्ल्ड को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रखना था और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उस टाइम पर चला आ रहा था पूरे अरब वर्ल्ड में उसको ख़त्म करना था। हालांकि पावर में आते ही इन्होंने वेस्टर्न नेशंस के साथ में और बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ में इजिप्ट के रिलेशंस को ख़राब नहीं किया, ऐसे कि इजिप्ट के इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पर, जिसको फंड करने का प्रॉमिस वेस्टर्न नेशंस ने और यूएसए ने किया था, जो कि था आसवान हाई डैम प्रोजेक्ट। बट जो नासिर थे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और उनको इजिप्ट के रिलेशंस को सोवियत यूनियन के साथ में भी अच्छा बनाना था, ऐसे कि वो चाहते थे कि उनके पास दोनों ही ऑप्शंस ओपन रहे, यूएसए के भी और सोवियत यूनियन के भी। इसीलिए थ्रू इकोनॉमिक डील्स और थ्रू डिफेंस डील इजिप्ट के रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ में भी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया गया था उस टाइम पर। जब यूएसए को ये बात पता चली कि अब जो इजिप्ट है वो अपने रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ में भी इम्प्रूव कर रहा है, तो यूएसए ने अपनी फंडिंग को कट कर दिया आसवान डैम प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट अटक गया और इजिप्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये प्रोजेक्ट।
तो अब नासिर ने अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट किया कि कहाँ से इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा सकता है। तो अब इन्होंने ये सोचा कि जो ये स्विस कैनाल है, अगर हम इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो इस कैनाल से जो शिप्स पास होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर जो फंडिंग आएगी वहाँ से, उसको हम इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं और इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इजिप्ट को पहले इंडिपेंडेंस 1922 में, रिटर्न 1952 में फुल इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो ये कैनाल का जो कंट्रोल था ये भी तो इजिप्ट के पास ही होगा ना। देखिए ऐसा नहीं था, यूके ने पूरे इजिप्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया था एक्सेप्ट ये कैनाल को। जो कैनाल के पास का एरिया था वहाँ पर आज भी यूके की फोर्सेस तैनात थे और वो जो कंट्रोल था वो यूके के पास में ही था। इस कैनाल को अपने कंट्रोल में रखने का यूके के पास दो मेन रीज़न था। पहला ये था कि इस कैनाल के बनने से जो एशिया और यूरोप के देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने लगे थे इस कैनाल के ऊपर अपने ट्रेड के लिए, एंड फ्यूचर में ये डिपेंडेंस और बढ़ने ही वाली थी। तो अगर ये कैनाल यूके के कंट्रोल में रहेगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा यूके को फ्यूचर में। सेकेंड रीज़न ये था कि 1930s-40s आने तक वेस्ट एशिया की कई सारे देशों में ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी और कई सारी जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज थी वो वेस्ट एशिया में आकर अपने ऑयल का एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट कर दिया था, एंड इनको भी वो शिप्स के थ्रू, इसी रूट के थ्रू यूरोप भेजी थी और यूरोप की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए लाइफलाइन थी ये जो ऑयल सप्लाई। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था यूके के लिए इस कैनाल को अपने कंट्रोल में रखना। तो ये रीजंस थे कि यूके ने जो स्विस कैनाल का कंट्रोल है वो अपने पास ही रखा और इजिप्ट को ये कंट्रोल इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं दिया था। अब 26 जुलाई 1956 को कैनाल को नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि ब्रिटिश फोर्सेस को अब कैनाल खाली करना पड़ा और इजिप्ट की फोर्सेस ने और वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आ गया इस कैनाल के ऊपर और जो यहाँ से शिप्स पास होती थी उनके ऊपर। तो ये बैकग्राउंड था यूके का और इजिप्ट का और स्विस कैनाल का। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को भी नासिर को पावर से हटाना था इजिप्ट में से। ऐसे जो नासिर थे वो अल्जीरिया, जो कि फ्रांस की कॉलोनी थी, उसके अंदर जो रेबल्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट फ्रांस। और इसराइल की बात करें तो इसराइल जो है वो सिनाइन पेनिनसुला पे अपना क्लेम करता था जो कि इजिप्ट का पार्ट था। इसको लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे इजिप्ट और इसराइल के बीच में। और नासिर का ये भी प्लान था कि जो स्विस कैनाल है उसका एक्सेस इसराइल के लिए बंद कर दिया जाएगा जब ये पूरा इजिप्ट के कंट्रोल में आ जाएगा तब। इसके बाद तीनों ही नेशंस यूके, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर इजिप्ट के ऊपर अटैक करने का प्लान किया, जिसमें प्लान ये था कि जो इसराइल है वो सिनाइन पेनिनसुला के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हुए अटैक करेगा इजिप्ट के ऊपर और यूके और फ्रांस इसराइल के सपोर्ट में अपने फोर्सेस को ग्राउंड के ऊपर उतारेंगे। तीनों नेशन मिलकर इजिप्ट को इस वॉर में हरा देंगे और सिनाइन पेनिनसुला का कंट्रोल इसराइल के पास चले जाएगा एंड यूके और फ्रांस वापस कंट्रोल ले लेंगे स्विस कैनाल का। 29 अक्टूबर 1956 को इसराइल अटैक स्टार्ट करता है और एक स्विफ्ट अटैक के साथ में ग्राउंड गेन करना स्टार्ट कर देता है सिनाइन पेनिनसुला के ऊपर। इसराइल की एयरफोर्स भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए काफ़ी सारे इजिप्ट के जो जेट्स थे जो उस टाइम पे उसने सोवियत यूनियन से करते थे उनको ग्राउंड पे ही ख़त्म कर देती है। इजिप्ट को कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट में काफ़ी सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसराइल और इजिप्ट के बीच में होती तो इजिप्ट लड़ सकता था इसराइल के अगेंस्ट में इस वॉर को लंबे समय तक। लेकिन जैसा यूके, फ्रांस और इसराइल ने प्लान किया था कि इसराइल के अटैक के बाद अब यूके और फ्रांस की भी एंट्री हो जाती है इस वॉर के अंदर और वो अपनी शिप्स और अपनी एयरफोर्स का यूज़ करते हुए इसराइल के सपोर्ट में इजिप्ट के पोर्ट्स और उनके जो हार्बर्स थे और जो उनकी एयरफील्ड्स थी और सिटीज़ थे उनकी बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद इजिप्ट का हारना अब तय था इस वॉर के अंदर। ऐसा ही यूके और फ्रांस और इसराइल को भी लग रहा था कि उनका प्लान सक्सीड करने वाला है। लेकिन फिर इस वॉर में एंट्री होती है वर्ल्ड के उस टाइम के रियल सुपर पावर्स की, यूएसए और सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन वार्निंग देता है यूके, फ्रांस और इसराइल को कि अगर वो अपने इस वन साइडेड ऑफेंस को बंद नहीं करेंगे इजिप्ट के अगेंस्ट में तो इजिप्ट के सपोर्ट में वो अपनी फोर्सेस को ग्राउंड पे उतारेगा और न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकता है यूके, फ्रांस के अगेंस्ट में सोवियत यूनियन इजिप्ट के सपोर्ट में। जिसके बाद यूएसए को भी एंटर होना पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और सबको ये लगा था कि यूएसए सपोर्ट करेगा यूके और फ्रांस का अगेंस्ट सोवियत यूनियन और इजिप्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएसए ने यूके के ऊपर ही फाइनेंशियल प्रेशर्स बनाए और उनको इस वॉर को इमीडिएटली एंड करने बोला, नहीं तो वार्निंग दी कि उनकी करेंसी को वो डिवैल्यू कर देगा और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लॉस कराएगा यूके को यूएसए के इस वार्निंग के बाद में यूके अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेता है एंड फ्रांस भी अपने फोर्सेस को वापस बुला लेता है एंड इसराइल भी लेटर यूएसए के प्रेशर में आकर इस वॉर को एंड कर देता है। यूएसए का वेस्टर्न नेशंस को सपोर्ट ना करने का इस वॉर में दो मेन रीज़न सामने आते हैं। पहला रीज़न ये था कि यूके और फ्रांस ने यूएसए को बिना इन्फॉर्म करे इस वॉर को स्टार्ट किया था एंड सेकेंड रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अभी एंड ही हुआ था और यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पर एंड यूएसए चाहता नहीं था कि एक हेड ऑन न्यूक्लियर वॉर किया जाए यूएसएसआर के साथ में यूके और फ्रांस को लेकर।
यूएसए से प्रेशर में आने के बाद यूके और फ्रांस के इस ह्यूमिलेटिंग विड्रॉल से अब पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज क्लियर चले गया था कि अब वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर्स हैं, यूएसए और यूएसएसआर, एंड जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे और सुपर पावर्स थे उनका रूल अब एंड हो चुका है। अगर ह्यूमन लॉस की बात करें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में तो इजिप्ट के 1000 से लेकर 3000 तक ह्यूमन लॉसेस हुए थे, इसराइल के 230 और यूके के 16 और फ्रांस के 10। सो ह्यूमन लॉस काफ़ी कम हुआ था इस वॉर में यूके और फ्रांस का, पर उनकी कॉलोनियल लेगेसी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनल नेल इन द कॉफिन था। तो ये था हमारा एनालिसिस स्विस क्राइसिस के ऊपर और उसके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।